Good morning, students. As you know that we are doing history of English literature, and this is our fourth video of in this sequence, and we have done 7 A's of English literature. Now we are going to do 8th A's, and now we will do fast so that we can finish it till tomorrow in next video. So here we have an A's number 8. So in 8th A's, 18th century prose. This one is called century prose. As you know that it is about prose and poetry. Here essays were written in mostly. यहाँ पर इस prose का मतलब क्या है कि पोइट्री के अलावा जो दूसरा पार्ट हमारा लिटरेचर का होता है उसे प्रोज कहते हैं. तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर ज़्यादातर प्रोज राइटिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया गया और प्रोज राइटिंग ज़्यादातर की गई इसके अंदर पोइट्री की बजाय. सो यहाँ पर डैनियल डेफो जो है वो एक फेमस राइटर इस समय के रहे जिन्होंने क्या किया, इसके बारे में लिखा. डैनियल डेफो ये फेमस राइटर इस समय के रहे थे. ही रोट इन बल्क बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिखा. हिज ग्रेटेस्ट वर्क इन द नोवेल रॉबिन्सन क्रूज़ कि रॉबिन्सन क्रूज़ उसका जो है वो ज़्यादातर बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया गया था और इनके जो ज़्यादातर एक्चुअल इवेंट के ऊपर बेस्ड होती थी इनकी जो भी इन्होंने काम किया था अपने इस टाइम के दौरान. रॉबिन्सन क्रूज़ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. ये सबसे पॉपुलर नॉवेल इंग्लिश लैंग्वेज के दौरान जो वो मानी जाती है. इसके अलावा a journal of a plague here deals with the plague in London in 1665. जो 1665 के अंदर प्लेग फैला था लंदन के अंदर, तो उसके संदर्भ में भी इन्होंने यहाँ पर लिखा था. दूसरे पोइट जो है वो इस समय के कौन से रहे, सर रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन जो है वो दूसरे राइटर इसमें रहे. इसके साथ साथ में जोनाथन स्विफ्ट इस समय के रहे. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे डैनियल डेफो है, उसके बाद में सर रिचर्ड स्टील उस समय के काफी अच्छे राइटर रहे हैं. जोसेफ एडिसन जो है वो उस समय के राइटर रहे हैं. जोसेफ एडिसन कंट्रीब्यूटेड इन दिस पीरियोडिकल्स एंड रोट कॉलम्स. इन्होंने क्या पीरियोडिकल्स और कॉलम्स लिखे थे अपने समय के अंदर. ठीक है. इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफ सर रोजर डी कोवरले वाज वेरी पॉपुलर during the 18th century and it was also an imagination of Joseph Addison. Okay, so Jonathan Swift. After that we had Jonathan Swift. He is also one of the greatest satirists of English literature. सैटायर बोलते हैं इसको. सैटारिस्ट का मतलब होता है व्यंग करना, किसी के ऊपर कटाक्ष करना. बुरा नहीं लगे परंतु वो समझ जाए कि उसके बारे में ही बात की गई है. आप कपिल शर्मा की कॉमेडी आप देखते हैं, ज़्यादातर उसमें सैटायर व्यंग किए जाते हैं बड़े बड़े लोगों के ऊपर, औरों के ऊपर, वो भी मजाक में. पर उनको पता लग जाता है कि हाँ यार बात तो हमारे बारे में की गई है और सही भी है, पर वो इस तरह से कही जाती है कि सामने वाले आदमी को लगे नहीं, मतलब उसे उस चीज़ के दुख ना हो, वो हंसते हुए बातों को सुन भी जाए और पता भी लग जाए. सैटायर. अब यहाँ पर इसके अलावा उसने कुछ और भी काम किए थे. हिज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फेमस वर्क इज गुलिवर ट्रेवल्स. आपने नाम सुना होगा इस पोएम का. सीबीएसई के अंदर ये जो है वो नोवेल अलग से चलती है, गुलिवर ट्रेवल एक कहानियों का संग्रह है, बहुत शानदार. इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड गुलिवर ट्रेवल आई थिंक द बेस्ट स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन. आई थिंक सो. सर सैमुअल जॉनसन. आफ्टर दैट सर सैमुअल जॉनसन वी हैव अनदर राइटर.
So Samuel Johnson, who was born in 1667 and died in 1745, is one of the greatest satirists of English literature. He was born in 1709 and death was in 1784. He is very much famous for his dictionary. In 1755, he wrote a book, the Dictionary. After that, Edward Gibbon is famous for the great historical work. Edward Gibbon. Edward Gibbon is another writer of 18th century prose, and he wrote for historical work. The Decline and Fall of the Roman Empire was the best novel written by the Edward Gibbon. After that, Edmund Burke, one of the masters of English prose, his speech on American taxation is very famous. The Letters of the Lady, very worthily, Montague, Earl of Crisfield, Thomas Gray and Cooper are good prose work in 18th century literature. The birth of English novel is also this 18th century of English literature is also called the birth of English novel. This century is also called the birth of English novel. ऐसा just by the name, prose, नाम से ही पता लग रहा है, तो नोवेल का ज़्यादातर जन्म जो है, यानी कि नोवेल का जन्म जो है वो इसी समय में हुआ था, ज़्यादातर नोवेल इसी समय में ही लिखी गई थी. ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन इसके बाद में रहे और इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल. ये ध्यान रखना, कौन? सैमुअल रिचर्डसन, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल. ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को. सैमुअल रिचर्डसन कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल. ओके, इससे पहले मैंने बताया था आपको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, सो हियर द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल इन्हें कहा जाता है, किसको? सैमुअल रिचर्डसन को कहा जाता है कि ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नोवेल पेमिला और वर्च्यू रिवार्डेड इन 1740. ओके, सो आफ्टर दैट we have another Christia and as Richardson masterpiece, Clarissa is the Richardson masterpiece. And after that we have another writer, Henry Fielding, is an important novelist also of that time. Lawrence Sterne is a sentimental journey through France and Italy. उसने फ्रांस और इटली के बीच में एक बहुत भावनात्मक यात्रा की थी. These novels are unique in English literature. तो उसका important work है ये सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली. ये उसके द्वारा लिखा गया एक बहुत शानदार सा नोवेल है जो कि सेंटिमेंट से भरा हुआ है और ये यूनिक नोवेल कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. और एक वालपोल, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस राइटर रहे हैं. एंड विद दैट अदर टेरर्स नोवेलिस्ट इंक्लूड विलियम बेकफोर्ड एंड मिसेस एन रेडक्लिफ वर आल्सो द फेमस पोएट ऑफ दैट टाइम. ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पोएट थे उस समय. इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा अर्ली 19th सेंचुरी पोएट्स, जिसको हम द रोमांटिक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? द रोमांटिक्स. The 19th century poets. अब ये आए हमारे पास में, इसे क्या कहा जाता है? द रोमांटिक्स. अब इसमें ज्यादातर जो काम किए गए, जो लिखे गए, वो रोमांस से रिलेटेड थे. ठीक है, तो इसमें कौन थे? The mainstream of poetry in the 18th century had been orderly and polished without much feeling for nature. इसमें ज़्यादातर नेचर के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं थी, केवल रोमांटिसिज्म था. ठीक है, और इसमें जो है द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स इन 1798 केम एज अ शॉक. इस यहाँ पर लिरिकल बैलेड्स जो हैं
वो आए थे, जिसको एक शॉक के रूप में लिया गया था। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, एस.टी. कोलरिज भी कहते हैं इसे, वाज द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। यही बिगिनिंग है रोमांटिक एज की, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है और एस.टी. कोलरिज है, ये दोनों ही बहुत अच्छे राइटर थे और बहुत फेमस राइटर थे इस रोमांटिसिज्म एज की। The together with Southey are known as the late William Wordsworth. Sorry, the together with Southey are known as the Lake poets because they liked the Lake district in England and lived in it. इनको लेक पोइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लेक झरना झीलें जो होती हैं उन झीलों को बहुत पसंद करते थे, और उसके बाद में जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड की, वहाँ पर जाकर के ये रहने भी लग गए थे। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ कौन है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ नेचर। कौन था? पोएट ऑफ नेचर थे, जिनका जन्म 1770 के अंदर हुआ और डेथ उनकी 1850 के अंदर हो गई। Wordsworth wrote poems like An Evening Walk and descriptive sketches, the prelude in the record of his development as a poet. After that, the best lyric poems, The Solitary Reaper, was written by William Wordsworth. और ये आपको पढ़ने को भी मिलेगी आगे जाकर के, आप भी CBSE में होते तो आप तक पढ़ चुके होते। The Solitary Reaper. I wandered lonely as a cloud. अभी पिछला जो सिलेबस था हमारा, अभी तो सिलेबस चेंज हो गया है। जो लास्ट सिलेबस था इन प्रीवियस सिलेबस, देयर वाज ए पोएम द सोलिटरी रिपर। ओके, आफ्टर दैट आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, odd on the intimation of immorality, resolution and independence, etc. Tintern Abbey is one of the greatest poems of Wordsworth. Wordsworth की बहुत ही greatest poem थी ये इस वक्त। उसके बाद में बात आती है सैमुअल टेलर कोलरिज की। He was born in 1772 and he was dead in 1814. Wrote 4 poems for the lyrical ballad. उन्होंने 4 poems लिखी थी lyrical ballad के रूप में। The Rime of Ancient Mariner, बहुत famous poem है, you will read it in your college also. The Rime of Ancient Mariner is the most noteworthy. Kubla Khan, you will read in your literature again when you will go in college, you will read there. Christabel, Dejection and Ode, Frost at Midnight, etc. are other important poems of S.T. Coleridge. Okay, so Coleridge's lectures on Shakespeare are equally important. Now other poets of this age are Lord Byron's child, P.B. Shelley. P.B. Shelley was also a great poet of that age, and the Revolt of Islam and Alastair are his early poems. Who's P.B. Shelley's poem? Okay, after that Shelley wrote some of the sweetest English lyrics like To Earth, Skylark, The Cloud, The Night, etc. were very beautiful lyrics by the P.B. Shelley. Of his many odes, the most remarkable ode is To the West Wind. Ode to the West Wind is the remarkable poem, and it is this poem is asked in your competitive exam. When you will give, if you want to become a teacher and you will give your first grade exam, this poem will be asked in your first grade exam. Ode to the West Wind, a very beautiful poem. Adonais is an elegy on the death of John Keats. Elegy क्या होता है? किसी की मौत के ऊपर जो कविताएं लिखते हैं उसको elegy कहा जाता है। तो इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर ये elegy लिखी थी और Adonais ये भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, ये भी P.B. Shelley की थी। इसके अलावा जॉन कीट्स he was also a very great writer of that age. He is another great romantic poet who wrote some excellent poems in his short period of life. With that, the unfinished epic poem Hyperion is modeled on Milton's Paradise Lost. उसने एक मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट है उसी के बेस के ऊपर एक और लिखने की कोशिश की थी हाइपेरियन, परंतु वो अनफिनिश्ड रही थी, उसको पूरा नहीं कर पाए। और टू नाइटिंगेल बहुत अच्छी पोएम है। ऑड ऑन ए ग्रेशियन ऑन, ये भी आपके आगे कॉलेज के अंदर जो है पढ़ने को मिलेगी। ओड टू साइड, ऑड एंड मेलंकली एंड ओड टू ऑटम, ये ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल पोएम्स एंड यू विल रीड इन कॉलेज और in graduation. So he's after that Robert Southey is another writer of that time, is a minor romantic poet. His poems which are of great worth include Joan of Arc, Thalaba and the Holy Tree.
some famous works of John Robert Southey. Now, after that, we have the 10th era of English literature. This one is called Victorian period. This one is called Victorian period. Okay, or we can say Victorian age. Okay, so this one is also a very good, very beautiful age, or we can say very important age of that time after the 19th century. Okay, सो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हुए इस समय के अंदर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो बहुत चीफ फिगर ऑफ लेटर 19th सेंचुरी, बाद की जो लेटर 19th सेंचुरी की जो पोइट्री लिखी गई थी उसमें चीफ फिगर जो है वो कौन थे? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो रहे। His volume of poems contain notable poems like The Lady of Charlotte, The Lotus Eaters, Ulysses, Morte d'Arthur. The story of Morte d'Arthur is based on Thomas Marley's poem Morte d'Arthur. In Memoriam caused a great stir when it first appeared. It is very long series of meditation upon the death of Arthur Henry Hell. टेनिसन्स कॉलेज फ्रेंड who died at Vienna in 1833. टेनिसन का ये दोस्त था जो वियना के अंदर 1833 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। 1833 में इसकी डेथ हो गई थी, तो इसकी डेथ के ऊपर ही उन्होंने जो है ये लिखा था। ठीक है, इसके बाद में इन मेमोरियम इन द मोस्ट डीपली इमोशनल एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट पोइट्री ही एवर प्रोड्यूस्ड। तो उसी की याद में उसने बहुत ही शानदार जो पोइम्स हैं, जो पोइट्री है वो प्रोड्यूस की थी और बहुत अच्छी मानी गई थी। इसके अलावा जो दूसरे पोइट्स हैं वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइटर हुज मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स मेड हिम वन ऑफ द फॉरमोस्ट विक्टोरियन पोइट्स। कि ज़्यादा प्रसिद्ध विक्टोरियन पोइट्स में जो है वो बना दिया गया था रॉबर्ट ब्राउनिंग को उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से। ही पॉपुलराइज्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगर ये पूछा जाए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग को पॉपुलराइज जो है वो पॉपुलराइज किसने किया, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड उसके बाद में है, ये भी इंग्लिश पोइट रहे हैं और कल्चरल क्रिटिक रहे हैं। हु वर्कड एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, इन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में काम किया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ में ही। इसके बाद में हमारे पास में आता है दांते गैब्रियल रोसेटी। ये भी एक बहुत अच्छे राइटर रहे इस एज के, विक्टोरियन एज के, और इसमें रोसेटी रोट अबाउट नेचर एंड हिज आइज ऑन इट। उसने नेचर के बारे में लिखा था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्होंने भी जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया था इसके दौरान। और दूसरे और जो नॉवलिस्ट हैं वो हमारे एसी स्वाइनबर्न है, एडवर्ड फिजरलैंड है, रुडयार्ड किपलिंग एंड फ्रांसिस थॉमसन आल्सो रोट सम गुड पोएम्स ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी, जो कि हम अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे रुडयार्ड किपलिंग के बारे में, जो कि विक्टोरियन नॉवलिस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, 19th सेंचुरी के जो नॉवलिस्ट हैं उनके बारे में हम उसमें आगे नॉवल में पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारे पास में 10th सेंचुरी तक। अब इसके बाद में 11th से लेकर के 15 तक का जो है वो पीरियड हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।